गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। और ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव नहीं है, इनफैक्ट काफी कमजोर है। अमेरिकन मार्केट्स में 1% की कमजोरी थी, दिन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। एक तो जो बॉन्ड यील्ड्स में उछाल है, बॉन्ड मार्केट्स में जो डिस्टर्बेंस है, वो ज्यादातर इंपैक्ट कर रहे हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात, आपको याद होगा आज ग्रीस को लेकर जो पहला रीपेमेंट करना था आईएमएफ को, इनको 300 मिलियन यूरोस का, ग्रीस ने वो टाल दिया है, वो आज नहीं करेगा। इनफैक्ट 30 जून को पूरे पेमेंट्स होंगे एक साथ 1.6 बिलियन यूरोस के। तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इसीलिए हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स में दबाव कंटिन्यू होता हुआ। अमेरिका में आज जॉब्स रिपोर्ट आने वाली, सबकी नजर वहां पे भी होगी। यूरोपियन मार्केट्स में ऑब्वियसली प्रेशर इन बात का है कि वहां पे भी यील्ड उछली, वहां पे भी ग्रीस की असहमति को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं। और एशिया भी ठंडे ग्लोबल क्यूज, दबाव वाले ग्लोबल क्यूज के चलते हम देख रहे हैं एशिया में भी ठंडा काम का जो रिजिस्टेंस तो दर्शा रहा है कि शायद इंडियन मार्केट की शुरुआत ऑलमोस्ट 40 से 45 अंक शायद आज नीचे होती हुई नजर आएगी। ऐसे में रणनीति क्या होगी? जो ग्रीस ने नहीं दिया पेमेंट, इसको डिले माना जाएगा या डिफॉल्ट माना जाएगा? ये सरप्राइज है, ऐसा नहीं था कि सहमति बनी थी कि ग्रीस भुगतान नहीं करेगा। अब कल तक तो ये था कि कैसे न कैसे हो जाएगा, ग्रीस 300 मिलियन यूरोस का पेमेंट करेगा, लेकिन ये एक्चुअली डिले है। अब इससे और वे कंसर्न जो अभी तक हमारे जहन में थे कि क्या यूरोजोन से एग्जिट कर जाएगा, क्या डिफॉल्ट करेगा, अब वो साला अगले 25 दिन तक और कंसर्न बने हुए हमारे सर पे। तो ये दिक्कत की बात है। 1.6 बिलियन यूरोस कैसे लाएगा एक साथ एक मुश्त? अगर वो सहमति नहीं बनती तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। ओके, तो ऐसा सेक्टर्स को लगता है मेरे भी कि जो तस्वीर बन रही है उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। और चूंकि हफ्ते का आज आखिरी कारोबारी दिन है तो ये कोई रिस्क नहीं लेगा कि अगले 2 दिन तक पोजीशन लेके जाए, इसलिए आज हमें लगता है फिर से बिकवाली का एक माहौल बनता हुआ दिखेगा, दबाव में काम करेगा। हालांकि उतार चढ़ाव भी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। 2 दिन तो बहुत बड़े दिन हो गए एक्चुअली। वो 2 दिन कौन रिस्क लेगा कि इसको मैं पोजीशन कैरी करूं, तो वो प्रेशर दिखेगा। हालांकि सेलेक्टर्स को लगता है कि एक बाउंस, जैसा कि हमने कल भी एक्सपेक्ट किया था तो सेकंड हाफ में आई थी, तो वैसे बाउंस आ सकता है, लेकिन डायरेक्शनल कॉल अभी भी शॉर्ट की ही रहेगी। तो ज्यादातर बिकवाली वाले स्टॉक्स में आपको मिलेंगे। आपकी स्ट्रेटजी? खरीदारी और बिकवाली दोनों पर फोकस होगा। हालांकि ज्यादातर तो आज भी खरीदारी करने की सलाह होगी, लेकिन ऑब्वियस है कई सारी स्टॉक्स में हमें वीकनेस इनहेरेंट नजर आ रही है। तो बाजार क्योंकि किसी भी उछाल में वैसे भी बिकवाली करने का हम सलाह इस समय दे रहे थे, लेकिन अभी भी हमें लगता है ग्लोबल सेटअप थोड़ा सा कमजोर हो गया, तो वो एडेड प्रेशर बनाएगा। हालांकि दोनों तरफ के मौके शायद बाजार देगा, तो ऐसे ही कुछ प्ले अप होगा हमारा। शुरुआत कहां से? शुरुआत रियल एस्टेट के साथ करना चाहेंगे। डीएलएफ में सेक्टर्स को लगता है कि एक प्रेशर जो बिल्ट हुआ था वो और आगे बनता हुआ दिखेगा। 120 के बाद से जब इसमें गिरावट आ गई थी तभी ये इंडिकेशंस चार्ट पे मिल गए थे कि ये स्टॉक और नीचे के स्तर दिखेगा। सबसे बड़ी दिक्कत रियल एस्टेट कंपनी की ये है कि आगे रेट कट की गुंजाइश खत्म होती हुई दिख रही है। उसके बाद दूसरा लगाया कि जब डेट वाली जो कंपनियां उनकी पिटाई शुरू हो गई थी, इनके ऊपर भी काफी डेट है ऑलरेडी। सेक्टर्स को लगता है कि आज रियल एस्टेट में फिर से कमजोरी देखने को मिलेगी। 103 का लक्ष्य लेते हुए डीएलएफ में बिकवाली करें। एचडीआईएल में भी प्रेशर आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसमें भी काफी ज्यादा कमजोरी के साइंस मिल रहे हैं। हालांकि इसमें जिस तरीके से बड़े इन्वेस्टर्स ने काफी स्टेक लिया है वो एक इसके लिए पॉजिटिव सपोर्ट है, लेकिन जब सेक्टोरली मार पड़ती है तो फिर कोई बचता नहीं इसमें। और इसके एक बहुत अहम लेवल था कि 100 के ऊपर ही ट्रेड करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 100 से नीचे गिर चुका है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि अब यहाँ पे इसके लिए स्ट्रेंथ बची नहीं है। 93 का लक्ष्य लेते हुए एचडीआईएल में भी शॉर्ट पोजीशन बना के चले। आशीष? शुरुआत में इंटरेस्टिंगली दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जिसमें हम भी मानते हैं बिकवाली करनी चाहिए। कल भी हमने हाईलाइट करा था कोटक महिंद्रा बैंक, हालांकि कल तो वो स्टॉक रेजिलिएंट रहा था। हमें लेकिन लगता है इस काउंटर में प्रेशर देखने को मिलेगा, थोड़ी सी ऑफलोडिंग होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बैंक्स एज अ पॉकेट और खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस एज अ पॉकेट में आप देख रहे होंगे इनहेरेंट ऑफ वीकनेस देखने को मिल रही। तो ये वो मार झेल नहीं पाएगा। हमें लगता है कोटक महिंद्रा बैंक में भी दबाव यहां से एग्रेवेट हो सकता है। मुनाफा वसूली कह लीजिए आप 1330 1325 तक के लेवल तक जाता हुआ नजर आएगा। और आज तो मेरे ख्याल से वो जनरल इंश्योरेंस कारोबार जो लॉन्च करने की योजना कर रही थी फॉरेन इन्वेस्टर के साथ, उसमें भी अब तक हरी झंडी नहीं मिली, उसमें भी कुछ सिग्निफिकेंट डिलेज की बात करी जा रही है, उससे भी एक काउंटर शायद फोकस में आए। एसीसी अगला दिग्गज जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली करके चले। ध्यान रखें मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कल ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करी हैं। जो प्रपोज कोल ऑक्शन होना है, कोल लिंकेजेस होनी है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए, जिसमें सीमेंट भी शुमार होता है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए ऑब्वियसली होने वाला है। जो एग्जिस्टिंग लिंकेजेस हैं इन सब कंपनीज के पास, या तो एक्सपायरी या फिर 30 जून तक जो भी डेट पहले आएगी इन सबको सरेंडर करने पड़ेंगे। अब जो फ्यूचर लिंकेजेस होंगे वो ऑक्शन होंगे और जिस तरह का डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, कहा जा रहा है प्राइसेस सिग्निफिकेंटली एस्केलेट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोल लिंकेजेस, ध्यान रखें जो डिस्काउंटेड ई ऑक्शन या इंपोर्टेड कोल का प्राइस जो है उससे 30 से 50% के आसपास के डिस्काउंट पे है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कोल माइनिंग की बिडिंग होने वाली है फिर इन ऑक्शन में बिड होने वाले हैं बेहद एग्रेसिव होंगे। एसीसी क्यों?
तमाम सीमेंट कंपनीज में सबसे बड़ा इंपैक्ट शायद इसी कंपनी पे आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लिंकेजेस पे इस कंपनी का ऑलमोस्ट 50% के आसपास का डिपेंडेंस है। इसी को रडार पे रखें। 1430 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें की सलाह। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जाने। आईटी मेजर इन्फोसिस को सिलेक्टर्स ने चुना और यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि आईटी स्पेस पे आपको नजर रखनी चाहिए। ये थोड़ा सा डोमेस्टिक यूज से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। रेट इंटरेस्ट का भी बहुत फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ता है। सेक्टर्स में लगता है कि इसमें जो तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं तो वहाँ पे वाइज है, काफी कंसोलिडेशन इसने देखा है। नतीजे जब से इसने खराब दिए थे उसके बाद से लगातार एक प्रेशर में था, लेकिन अब हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगी। जो लोग पोजिशनल ट्रेड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं उनके लिए इन्फोसिस जैसे तमाम दूसरे दिग्गज आईटी उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। कल एक तमाम सारे डेवलपमेंट उसमें अथॉराइज्ड कैपिटल बढ़ाने की बात हुई है, उसकी अप्रूवल दी थी शेयर होल्डर्स ने। वो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस स्टॉक के लिए ऐसे देखा जाना चाहिए। 2050 के टारगेट के साथ इसमें आज खरीदारी करके चलें। 2020 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, एक और दिग्गज डिपेंडेबल के तौर पे जहां पे हमें लगता है ब्रिस्क और स्मार्ट मूव्स आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, तो इस काउंटर में लगातार खरीदारी करके चलिए। ये कंपनी है दिग्गज कोल इंडिया। और ध्यान रखें, अब तक बाजार के स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस जो थे उससे अब प्रोडक्शन आउटपुट नंबर्स एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए आपको नजर आएंगे। और इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं सिमिलर ट्रेंड यहां से पैन आउट होता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी के लेकर हमारे एक्सपर्ट बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जिस तरह की रियलाइजेशंस, जिस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ अभी कंपनी डिलीवर कर रही है, आगे भी तमाम स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करती हुई ये कंपनी नजर आएगी। जिस तरह के वैल्यूएशंस हैं इस समय, उनको देखकर लगता है कि शायद अभी भी बड़े कंफर्टेबल जोन में और वो वैल्यूएशंस अभी भी अपसाइड के लिए प्रोवाइड करते हैं रूम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर स्ट्रीट मान के चल रही है कि अब यहां से FY16 ऑनवर्ड जो अगले 3 साल की ग्रोथ होगी इस कंपनी की बेहद सिग्निफिकेंट हो सकती है। इनफैक्ट कई लोग मानते हैं कि ईबिटा में जो CAGR ग्रोथ होगी वो ऑलमोस्ट 30% साल दर साल, यानी कि ईबिटा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अगर इस तरह की वाकई ग्रोथ आनी है तो वैल्यूएशंस के फ्रंट पे तो बहुत बड़ा कंफर्ट ये कंपनी समय देती है और अच्छा खासे अपसाइड उसके हाथ से आपको देखने को मिलेंगे। एक और दिक्कत की बात थी जो लंबे अरसे से थी, जो रेगुलेटरी रिजीम थी, उसके चलते ओवरहैंग इस काउंटर में बने हुए थे। अब वो रेगुलेटरी रिस्क लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा, डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है कोल इंडिया के लिहाज से। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इस कंपनी की बुक्स में जो तगड़ा कैश रखा हुआ है, डिविडेंड यील्ड्स के फ्रंट पे ये कंपनी कभी भी आपको तगड़ा सरप्राइज दे सकती है। तो उस लिहाज से कोल इंडिया बड़ा अट्रैक्टिवली वैल्यूड, अट्रैक्टिवली प्राइस्ड और एक दिग्गज कंपनी अपनी स्पेस की। हमें लगता है खरीदारी करने के यहाँ पे मौके ढूंढे 397, 399 तक के जोन तक आज, लेकिन हमें लगता है जल्द 400 के बियॉन्ड आपको एक अपनी कामकाज करती हुई नजर आएगी। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोगों की टीम के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी। यूनियन बैंक होगा और बिकवाली की यहाँ पे सलाह होगी। सेक्टर्स को लगता है कि दबाव जब बैंकिंग शेयरों पे पड़ेगा तो सरकारी बैंक खासतौर पे है। बाकी जो दूसरे दिग्गज बैंक है उसमें काफी गिरावट आ चुकी है। SBI, PNB, बॉम्बे जबरदस्त प्रेशर देखने को मिला है। दूसरे स्टॉक्स भी गिरे, लेकिन यूनियन बैंक में लगता है अभी और गुंजाइश है इसमें करेक्ट होने की। और आज हमें लगता है बैंक निफ्टी फिर से आपको डाउन साइड की तरफ सरप्राइज करती हुई दिखेगी। 148 के टारगेट साथ यूनियन बैंक में बिकवाली करें। ITC और HUL दो FMCG कंपनीज हैं। सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे बिकवाली प्रेशर रहेगा। कल भी HUL में सेक्टर्स शॉर्ट थे और अच्छे खासे आपने गेंस किए होंगे वहाँ पे। जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है मानसून को लेकर के, अनसर्टेनिटी है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, लोग देखेंगे कि ऑनसेट हुआ कि नहीं हुआ केरल में, स्प्रेड कैसा है, ये सब तमाम बातें होंगी और वीकेंड तक ये चीजें हैंगओवर करेंगी और सेक्टर्स को लगता है उस वजह से दबाव देखने को मिलेगा। दूसरा जो FMCG के तमाम प्रोडक्ट को लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी हुई देश भर में, उसका भी इम्पैक्ट सेक्टोरली पड़े, क्योंकि अब सिर्फ मैगी नहीं, तमाम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं खाने वाले जिनकी जांच की बात चल रही है, शुरू भी हो गई कहीं कहीं पे। तो अलग अलग ब्रांड है, हालांकि डायरेक्टली किस कंपनी का होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ITC की YIPP की तो जांच चल ही रही है, तो सेक्टर को लगता है कि यहाँ पे एक प्रेशर आपको FMCG में दिखेगा, क्योंकि मानसून के अलावा दूसरी दिक्कत है। ITC में 290 के टारगेट के साथ ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 300 का लेवल तोड़ देता है ITC आज और उसके नीचे इसकी क्लोजिंग होती है तो ये काफी नीचे जा सकता है। 304 के स्टॉप लॉस आउट करें। HUL 815 का लक्ष्य लेते हुए बिकवाली करके चले। आशीष, अच्छा, अब फोकस हम खरीदारी पे करना चाहेंगे
आइडिया सेलुलर, इनफैक्ट तमाम टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेट, अगर आपने चार्ट ध्यान दी होंगी तो काफी हद तक स्ट्रेंथ नजर आ रही थी ब्रॉडर मार्केट्स के मुकाबले। इंटरेस्टिंगली आइडिया सेलुलर को लेकर एक इंटरेस्टिंग खबर भी कल बाजार बंद होने के बाद आई है कि नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पे जो मोबाइल डेटा रेट्स हैं इस कंपनी ने उसमें 100% का इंक्रीज ले लिया है। आइडिया सेलुलर और तमाम टेलीकॉम कंपनी शायद आज ट्रेड में फोकस में रहेंगी और वैसे भी चार्ट में जिस तरह की ऑपरेट स्ट्रेंथ आ रही है, हमें लगता है यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढे 179, 178 के लेवल्स पे यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति। डेल्टा कॉर्प बेहद वॉलेटाइल काउंटर है, आज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट्स म्यूटेड परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर वाकई कमजोरी आती है तो इस स्टॉक में शायद खरीदारी करने के मौके इमर्ज हो सकते हैं। इस स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई ऑफ लेट हुई है, रीसेंट लोज के आसपास कामकाज कर रहा है और वो शेयर्स जो हाई बीटा जोन में हैं जहां पे प्रमोटर्स का तगड़ा शेयर प्लेज्ड है यानी कि गिरवी रखे हुए वो शेयर्स हैं उनकी पिटाई वैसे भी हो रही है। और डेल्टा के साथ एक रिस्पाइट था, कल काफी हद तक अपने प्लेज शेयर्स को इस कंपनी के प्रमोटर्स ने छुड़वाया है। ये अनाउंसमेंट बाजार बंद होने के बाद आया था तो उसके हाथ से डेल्टा का फोकस में आएगा एक रिलीफ के तौर पे ही, क्योंकि एक बड़ा चंक छूटा है, प्लेज शेयर से हटे हैं, रिलीज हुए 74 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करें। वैसे ये बिजनेस हमें अब पसंद आने लगा है। हमारा मानना है अगले 1-2 साल में सिग्निफिकेंट मोमेंटम ऑपरेटिंग लेवरेज ये कंपनी दिखाती हुई शायद आपको नजर आए। जस्ट डायल कल भी हमने रडार पे रखा था, कल भी मेरे ख्याल से कमजोर बाजार में अच्छे मूव्स दिखाता हुआ नजर आया था। वैल्यूएशंस को लेकर अब भी कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन वो कंसर्न सिग्निफिकेंटली कम हुए क्योंकि 1800 का लेवल वाला स्टॉक आज 1100 के लेवल पे कामकाज कर रहा है, यानी कि 600-700 रुपए की कमजोरी इस काउंटर में उनमें आ चुकी है। 30-40% के आसपास का दबाव है। कंसर्न्स थी कि ये कंपनी जब फंड रेजिंग कर रही थी, फंड रेजिंग करने से कंपनी ने अब मना कर दिया, टाल दिया। 800-850 करोड़ रुपए जो कैश पड़ा है उस पर कल इस कंपनी के बोर्ड की बैठक हुई थी बायबैक पे विचार के लिए, उसका आउटकम अभी भी अवेटेड है। हालांकि अगर अनाउंसमेंट आता है कितना कंड्यूसिव होगा उस लिहाज से आप यहाँ पे कॉल लें कि पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है जस्ट डायल आज भी ट्रेड में फोकस में रहेगा और लोअर लेवल्स पे तगड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा आपको इस काउंटर पे। तो 1140 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति और इसी के साथ वक्त है दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि तमाम सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, जिनकी कहीं न कहीं वैल्यू ग्रोथ ना हो रही है और इसकी जो वीडियोकॉन की जो डिश एंटेना वाली जो सब्सिडी है उसके जो नतीजे उसने दिए काफी बेहतरीन है। हालांकि वो नैस्डैक में लिस्टेड और बहुत ही शानदार रिजल्ट है, हाईएस्ट एवर सब्सक्रिप्शन इनको मिला है, आरपू इनका जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है। सेक्टर्स को लगता है कि वहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पे इस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा और लिस्टिंग के समय भी आपको याद होगा स्टॉक ने एक अच्छी रनअप यहाँ पे दिखाई दी थी। यहाँ पे खरीदारी की एक सलाह सेलेक्टर्स देने 157-60 तक का टारगेट लेते हुए इसमें मूवमेंट आप देख सकते हैं, खरीदारी करके चलें। 145 के आसपास स्टॉप हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग कंपनी पिछली पहले भी 1-2 बार हाईलाइट कर चुके हैं हम, मोजर बेयर, और इस कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग डिवीजन इस समय जो हमें लग रही है वो है मोजर बेयर फोटोवोल्टेक। वो डिवीजन जिसके चलते इस कंपनी के मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स पूरी तरह से शेक हो चुके थे, दबाव आया था। अब अगर वाकई सोलर पैनल, सोलर डिवीजन के हालात इंप्रूव होने या सोलर कारोबार इंप्रूव होना है तो ये कंपनी रडार पे आ सकती है। इंटरेस्टिंग बिजनेस है। मोजर बेयर फोटोवोल्टेक ने तगड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, अब शायद उन इन्वेस्टमेंट्स को रीप करने का, उसका मुनाफा बनाने का समय आ सकता है। आज क्यों ट्रिगर आया? क्योंकि ये तो पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं हम। देखिए, पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस को एक्चुअली प्ले आउट होने में समय लगने वाला है, इसलिए तमाम रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की कंपनी, सुजलॉन, मोजर बेयर जैसी कंपनीज में इमीडिएट आपको फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा लंबी अवधि का जेस्टेशन पीरियड हो सकता है। और इंटरेस्टिंगली आज रडार पे इसीलिए आया है कि मैं पढ़ रहा था एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, रेलवेज ने आपको याद होगा कहा था स्पेसिफिकली कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस होगा, डिपेंडेंस जो फॉसिल फ्यूल्स पे है यानी कि कोयला, डीजल, इन पे डिपेंडेंस रेलवे सिग्निफिकेंटली कम करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट जो रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है, उनका भी यही मानना था। अब रेलवे ने एक पहली ट्रेन है रेवाड़ी सीतापुर पैसेंजर ट्रेन, जिसका पहला एक नॉन एसी कोच था, उसको उन्होंने सोलर पैनल्स लगा दी हैं। अब वो सोलर पैनल से पूरा कोच लेट होगा, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होगा उस बोगी के लिए। इंटरेस्टिंगली रेलवे अब चाहता है कि 1000 मेगावाट के आसपास और यहाँ पे पावर सोलर पॉलिसी लाने की योजना बना रहा है, जिससे प्रोक्योरमेंट होता हुआ नजर आएगा। नए और ट्रेन में लगाने की योजना बनाई जा रही है, तो बड़ा मार्केट यहाँ पे एक्चुअली खुलता हुआ नजर आएगा। रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है? ध्यान रखें, रेलवे एनर्जी अगर एक नॉन एसी कोच को इक्विप करना है सोलर पावर से, ऑलमोस्ट 3.9 लाख रुपीस का खर्चा आता है। मान लीजिए आप 4 लाख रुपए का खर्चा आता है हर एक बोगी को
रिप्लेस करने का, सोलर पावर पे फोकस रखने का, और उससे जो पावर सेविंग होगी वो ऑलमोस्ट ₹1.25 लाख पर ईयर रेलवे करता हुआ नजर आएगा। यानी कि 3 साल में वो पूरी तरह से कॉस्ट पे बैक होती हुई नजर आएगी पावर के सेविंग के चलते ही। तो बड़ा बिजनेस मॉडल हो सकता है, बड़ा स्मार्ट बिजनेस मॉडल हो सकता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और हमें लगता है रेलवे तगड़ा पुश इस पूरे मोड को देता हुआ नजर आएगा और मोजर बेयर स्पेस में जाना जाता है। हमें लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए, बहुत एग्रेसिव नहीं, क्योंकि मार्केट आज बहुत वोलेटाइल हो सकता है। 11.25 से 12 तक के लेवल्स, अगर ये लेवल्स आते हैं या फिर स्टॉक वाकई मोमेंटम पकड़ता है, मेरे ख्याल से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को अप्रोच करें। मुझे पता नहीं कितना मोमेंटम ला सकता है ये खबर, लेकिन हमें लगता है अट्रैक्टिवली प्राइस लेवल्स के आसपास। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोग की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप फोकस सबसे पहले खरीदारी करने की सलाह पे होगा और वो सबसे पहला स्टॉक होगा नंदन डेनिम नाम की कंपनी। ये कंपनी लार्जेस्ट डेनिम प्लेयर बनने की तैयारी में इस देश की, इनफैक्ट 4th लार्जेस्ट डेनिम प्लेयर हो सकती है दुनिया भर में। और जो लार्ज प्रोडक्शन बेस अब इस कंपनी का आता जा रहा है, उसके चलते माना जा रहा है कि इस कंपनी की जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती हुई नजर आएगी, यानी कि वो एफिशिएंसीज पूरी तरह से किक इन होंगी। न सिर्फ ये कंपनी अब हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस कर रही है, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफिशिएंसीज किकिंग होना, वैल्यू प्रोडक्ट्स, इंप्रूव वैल्यू प्रोडक्ट्स, जिसके चलते मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो यहां से हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वैसे फैक्ट ये है कि जब बाकी प्लेयर्स के प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिल रही थी, इस कंपनी ने एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म किया है और इनफैक्ट इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन ऑफ लेट इंप्रूव हुए हैं। मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख रहा था, FY14 में 890 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज करे थे इसने। इस साल के 9 महीने में 820 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज कर डाले इसने, यानी कि पिछले पूरे साल के पहले 9 महीने में मैच कर लिए हैं। प्रॉफिट 40 करोड़ रुपए थे पिछले पूरे साल में, इस बार 37 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। अभी भी एक क्वार्टर का नंबर आना बचा रह गया है और सिर्फ इस कंपनी का मार्केट कैप इस समय 370 करोड़ रुपए का है। रडार पर रखें इस कंपनी को। अपोलो टायर्स, हमारे एक्सपर्ट लेकिन मानते हैं इस काउंटर में बिकवाली करने के मौके ढूंढे। वजह क्या है? रबर की कीमतें जब सप्रेस हुई थी तो इन कंपनीज को बहुत फायदा हुआ था। अब कहा जा रहा है रबर की कीमतों में बहुत तगड़ा उछाल आया है और अपोलो टायर्स और तमाम टायर स्टॉक्स में आप अगर बिल्डअप देखेंगे तो शॉर्ट साइड पे बड़े तगड़े बिल्डअप खड़े होते हुए नजर आएंगे वायदा बाजार में। वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अब सीरियसली बियरिश हो रहा है इन काउंटर्स को लेकर। शायद इसमें तगड़ी गिरावट आ सकती है, टाइम करना उस गिरावट को मुश्किल है, लेकिन आज हमें लगता है 167 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। टाटा मोटर्स हालांकि अपने रिसेंट हाई से तगड़ा करेक्शन दिखा चुकी है, ये हमें लगता है अब भी ये कंपनी प्रेशर झेलेगी, चाहे वो चाइना को लेकर तमाम इश्यूज क्रॉप अप होते हुए नजर आए आपको, चाइना की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम इश्यूज क्रॉप अप होते हुए जो नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूरोजोन को लेकर दिक्कतें एस्केलेट होती हुई नजर आनी है। जेएलआर के लिए एक दिक्कत की बात है। टाटा मोटर्स हमें लगता है अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टेट पे नजर नहीं आएगा आपको, उसमें शायद वीकनेस परसिस्ट करती हुई नजर आए। और अगर डोमेस्टिक रिकवरी की कोई बात कर रहा था पिछले नंबर्स में, वो सच था, लेकिन उसके बाद दिक्कत यह है कि अब वो रिकवरी पर फिर से सवाल लगने लगा है, जिस तरह से अब हम अप्रोच कर रहे हैं मॉनसून को, जिस तरह से अब हम इनहेरेंट वीकनेस देख रहे हैं अपनी इकोनॉमी में। टाटा मोटर्स शायद 439 440 तक के लेवल से यहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है। बिकवाली करके चले। नीरज जी, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। SRF यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि एक स्टॉक है जो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी इसमें देखने को नहीं मिली हाल फिलहाल की उठापटक के बीच में, तो यहाँ पे सेक्टर्स को इसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है। टेक्निकली सेक्टर्स लगता है कि एक उछाल आज दे सकता है। 1120 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। रुचि सोया यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। आज एक काफी डेवलपमेंट है, इवेंट है शाम को इनका, कोई बड़ा टाई अप अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सेक्टर्स को लगता है कि उसकी नजर रखनी चाहिए। नीदरलैंड की किसी कंपनी के साथ इनका टाई अप, सेक्टर्स लगता है कि थोड़ा सा उछाल इसमें बन सकता है। 43 के टारगेट के साथ रुचि सोया में खरीदारी करके चले। एडुकॉम पर अगला स्टॉक होगा और इसमें भी सेक्टर्स को खरीदारी करके चले। इसमें एकदम इमीडिएट ट्रिगर ये है कि इसका सर्किट फिल्टर 10 से बढ़ा के 20 कर दिया गया है। सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे एक उछाल देखने को मिल सकता है। 12 रुपए तक के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करें। 11.25 पे स्टॉप लॉस रखें। पूरी टीम पे एक बार नजर डाल लेते हैं किस तरीके से स्ट्रेटजाइज किया जाए। देखिए, DLF और HDIL 2 रियल एस्टेट कंपनियां हैं। सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज फिर से एक बार
बैंक और रियल एस्टेट में काफी प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो दोनों ही स्टॉक में इसलिए सेक्टर्स की शॉर्ट कॉल दे रहे हैं। लेकिन इन्फोसिस यहां पे खरीदारी करके चलिए, क्योंकि ये स्टॉक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन यूनियन बैंक, आईटीसी, एचयूएल जहां पे फिर से शॉर्ट की कॉल होगी। एफएमसीजी काफी वीक दिख रहा, मानसून और तमाम नेगेटिव खबरों के चलते। वहीं बैंक में, यूनियन बैंक में सेक्टर्स को प्रेशर दिख रहा है। लेकिन वीडियोकॉन में खरीदारी करके चलिए, डीटीएच ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया, तो उसके आधार पर इसमें लगता है सेक्टर को तेजी आएगी। एसआरएफ, एडुकॉप, रुचि, सोया, तीनों स्टॉकों में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। आशीष, फोकस खरीदारी और बिकवाली दोनों पर है आज के पोर्टफोलियो में। क्विकली बता दूं जो 4 बिकवाली करने की सलाह है। कोटक महिंद्रा बैंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीकनेस। एसीसी क्योंकि अब लिंकेजेस को लेकर सीरियस इश्यूज होंगे, एग्रेसिव बिडिंग होती हुई नजर आएगी। एसीसी लाइमलाइट में रहेगा, 50% डिपेंडेंस है। अपोलो टायर्स हमें लगता है सीरियस डाउन साइड खुलते हुए नजर आ सकते हैं, काउंटर को रिडायर पर रखने बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। टाटा मोटर्स जैसे हमने अभी हाईलाइट करा था, जेएलआर को लेकर जो कंसर्न्स हैं, डोमेस्टिक मार्केट को लेकर जो कंसर्न्स हैं, वो स्टॉक के लिए अभी भी रिस्पाइंड वाली बात नहीं, दबाव ही देखने को मिलेगा। कोल इंडिया लेकिन आज का डिपेंडेबल खिलाड़ी है, हमें लगता है यहाँ से अच्छे मूव्स और जल्द ये कंपनी 400 के लेवल्स के बियॉन्ड जाती हुई नजर आएगी। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हाईलाइट करे थे जो भरोसा जगाता है इस कंपनी पर। आइडिया सेल्युलर, डेल्टा कॉर्प, जस्ट डायल को लेकर ध्यान रखें कि वो आउटकम कभी भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नजर आएगा। मार्केट खुलने से पहले ही आ जाता है, तो आप उसको असेस कर लें। बायबैक किस फिक्स प्राइस पे हो रहा है, कितने प्रीमियम पे हो रहा है, कितना सपोर्ट वो स्टॉक प्राइस को दे सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। नहीं आता तो हमें लगता है शुरुआती टिक्स में भी मजबूती के साथ ही कामकाज होगा, उसे आप प्ले अप कर सकते हैं। मोजर बेयर हमें लगता है तगड़े मूव्स के लिए यहाँ पे ब्रेसअप करना चाहिए। कंजर्वेटिव एस्टिमेट टारगेट्स दिए हैं हमने, लेकिन अगर वो आते हैं तो आप अग्रेसिवली लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। अच्छे मूव शायद देता हुआ नजर आया, और खासतौर पर रेलवे अब धीरे धीरे जैसे इंपटस दे रहा है सोलर पैनल्स को, सोलर एनर्जी को, मोजर बेयर जैसी कंपनीज फोकस में आएंगी। और फाइनली यहाँ पे लंडन डेनिम एक और कंपनी जिसमें हमें लगता है स्मार्ट मूव्स ये कंपनी कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे, मार्जिन के फ्रंट पे एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट होगा, वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा अट्रैक्टिव प्ले भी नजर आती है। यह है आज के 10 के टॉप 10 खिलाड़ी जो हमें लगता है आज अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए नजर आएंगे ईद चलिए हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं जो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फिंगर्स क्रॉस, आज केरला के तट तक मानसून पहुंच जाए तो शायद बाजार के लिए डाउन साइड में अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रही CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।